हाय फ्रेंड्स। आज हम क्लास 6 के अध्याय 7 पर्यावरण प्रदेश का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले 4 लेसन तक वीडियो अपलोड कर दिए थे और 5th और 6 ये दोनों लेसन रिट के एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, इस वजह से मैं उन दोनों को स्किप कर रहा हूँ। तो हम फ्रेंड्स शुरू करते हैं पर्यावरणीय प्रदेश। हमने अध्याय 2 में पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल के विषय में पढ़ा है। हमने यह भी जाना है कि ये घटक पृथ्वी को दूसरे ग्रहों से अलग एक अनूठा ग्रह बनाते हैं। ये पृथ्वी के विविध पर्यावरण को अपने में समेटे हुए हैं। इस अध्याय में हम पृथ्वी के प्रमुख कटिबंधों एवं पर्यावरणीय प्रदेशों की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। पृथ्वी के मुख्य कटिबंध हमने पिछले विभिन्न अध्यायों में पढ़ा है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी के विभिन्न भागों में जलवायु को प्रभावित करती है। ये प्रभाव मूलतः पृथ्वी के आकार के कारण है। पृथ्वी गोलाकार है और ध्रुवों पर चपटी है तथा भूमध्य रेखा पर इसका उभार है। सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ती है, अतएव इसके आसपास के स्थान गर्म रहते हैं। वहीं ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ ठंड अधिक पड़ती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ तापमान घटता रहता है, जिसे हम ताप कटिबंधों में विभक्त कर सकते हैं। यह विभाजन अत्यंत सरल है और मोटे तौर पर हमें पृथ्वी के विविध पर्यावरणों को समझने में सहायता करता है। पृथ्वी को कटिबंधों में बांटने का मतलब यह नहीं है कि एक कटिबंध से दूसरे कटिबंध के मध्य जलवायु और पर्यावरणीय एकदम से बदल जाता है। बदलाव होता है पर धीरे धीरे। एक कटिबंध के भीतर भी जलवायु, वनस्पति और जीवन में विभिन्नताएं होती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न ताप कटिबंधों की विशेषताओं के कारण पृथ्वी पर कई प्रकार के पर्यावरणीय प्रदेश पाए जाते हैं। हमें पता है कि हमारी धरती सर्वत्र एक जैसी नहीं है। कहीं ऊंची श्रृंखलाएं हैं, पठार है, तो कहीं धरातल मैदान है। कहीं कल कल करती नदियां हैं तो कहीं सूखा रेगिस्तान है। कुछ स्थानों पर वर्षा अधिक होती है तो कुछ स्थानों पर अत्यंत कम होती है। कहीं बहुत गर्मी पड़ती है तो वहाँ हल्के कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो कहीं इतनी ठंड कि सामान्य कपड़ों में तो रह ही नहीं सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में ऊनी कपड़ों की आवश्यकता होती है। अर्थात हम पृथ्वी के जिस भूभाग पर रहते हैं वह इन विविध पर्यावरणों का एक छोटा सा हिस्सा है। इन प्रदेशों में जीव जंतु, वनस्पति तथा अन्य कई तरह की विविधताएं हैं। इस अध्याय में हम विश्व में पाए जाने वाले विभिन्न पर्यावरणीय प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। पर्यावरण का अर्थ, हम हमारे चारों ओर एक बहुत रंगी संसार देखते हैं। हमारे घर, स्कूल, सड़क, गांव और हमारे शहर, छोटे छोटे पौधों से बड़े बड़े पेड़ों तक विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, रंग बिरंगे पक्षी, ऊंचे ऊंचे पर्वत, रेगिस्तान, जल स्रोत, लहलाते खेत और कल कारखाने। अतः हमें प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण ने चारों ओर से घेर रखा है। हम सब इस पर्यावरण के साथ समन्वय बना कर जीते हैं। ये विभिन्न तत्व जिन्होंने मिलकर हमें घेर रखा है, हमारा पर्यावरण बनाते हैं। फ्रेंड्स, आप चित्र में विश्व के प्रमुख कटिबंध देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम जो है देखते हैं कि अक्षांशीय विस्तार किस प्रकार से है। ठीक है। तापमान के आधार पर पृथ्वी के कटिबंध। तापमान के आधार पर जो है ये 3 है: निम्न अक्षांशों वाले, मध्य अक्षांशों वाले और उच्च अक्षांशों वाले।
निम्न अक्षांशों वाले को फ्रेंड्स उष्णकटिबंध कहते हैं और मध्यम अक्षांशों वाले को शीतोष्ण कटिबंध और उच्च अक्षांशों वाले को शीत कटिबंध कहते हैं। अब इनका अक्षांशीय विस्तार देखिए। उष्ण कटिबंध जो होते हैं वो 0 से 23 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश रेखा तथा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से मकर रेखा तक, दक्षिणी गोलार्ध में तथा 23 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश आर्कटिक रेखा तक और मकर रेखा से आर्कटिक रेखा तक। और जो शीत कटिबंधीय है वो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश आर्कटिक रेखा से उत्तरी ध्रुव तक और आर्कटिक रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक। अब फ्रेंड्स आप इसमें जो है इनकी विशेषताएं देख सकते हैं कि उष्ण कटिबंधीय में जो है गर्म और आदि रहती है और वहीं शीतोष्ण में यह जलवायु सुहावनी हो जाती है और फ्रेंड्स जो है शीत कटिबंध में ये ठंडी हो जाती है। विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों ने हमें धरती को अलग अलग पर्यावरणीय प्रदेशों में बांटने में सहायता की है। हर स्थान के कुछ विशिष्ट लक्षण हैं जो उस स्थान को दूसरे स्थान की तुलना में अलग और खास बनाता है। इसे ही हम प्रदेश कहते हैं, पर्यावरणीय प्रदेश। हम इस विशाल पृथ्वी को कुछ समानताओं के आधार पर पर्यावरणीय प्रदेशों में बांट सकते हैं। समान पर्यावरणीय परिस्थितियों और कारक जैसे जलवायु, मिट्टी, वनस्पति के सम्मिलित स्वरूप से प्राकृतिक वातावरण तैयार होता है। ये तत्व एक साथ मिलकर भूभाग को एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान करते हैं जो बाकी भूभागों से अलग हो। अब पृथ्वी के अलग अलग पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उच्च भूमि, आपने पहाड़ों के बारे में तो सुना ही होगा। ऊंची ऊंची चोटियां और गहरी खाइयां। यहाँ वातावरण ज्यादा गर्म नहीं होता। ज्यादा ऊंचाई पर अगर हम जाएं तो हम बर्फ भी देख सकते हैं। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तापमान गिरता जाता है अर्थात मौसम ठंडा होता जाता है। हमारी अधिकांश नदियां इन्हीं ऊंची जगहों से निकलती है। इन पहाड़ों का ढलान तीव्र होता है और नदियां बड़ी तेज बहती है। कहीं कहीं तो ढलान इतना सीधा होता है कि ये झरने के रूप में नीचे गिरती है। यहाँ ज्यादा समतल जमीन नहीं है, इसलिए आप बड़े बड़े खेत नहीं देख सकते। जहाँ ढाल कम तीव्र होता है वहीं लोग अपना घर बनाते हैं। अगर खेती होती भी हो तो इन्हें कम ढलानों को काटकर सीढ़ी नुमा खेतों में की जाती है। यहाँ ज्यादा फसलें नहीं होती, ज्यादातर सब्जियां पैदा होती है और चाय या फलों के बागान है। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक ठंड के कारण कृषि कार्य की संभावनाएं कम ही उपलब्ध होती है। अतः कृषि के अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में यहाँ के निवासी वन एवं पशुपालन से संबंधित कार्य करते हैं। उत्तरी भारत में हिमालय पर्वत, दक्षिणी भारत में नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। उत्तरी सीढ़ीनुमा खेतों में की जाती है। यहाँ ज्यादा फसलें नहीं होती, ज्यादातर सब्जी पैदा होती है। चाय या फलों के बागान है। ऊंचे पर्वत क्षेत्रों में अधिक ठंड के कारण कृषि कार्य की संभावनाएं कम ही उपलब्ध होती है। अतः कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में यहाँ के निवासी वन एवं पशुपालन से संबंधित कार्य करते हैं। उत्तरी भारत में हिमालय पर्वत, दक्षिणी भारत में नीलगिरी और अन्य मलाई की पहाड़ियाँ। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी इलाके
ऐसे पर्यावरण के उदाहरण हैं। फ्रेंड्स, आप चित्र में देख सकते हैं हिमालय के ढालों और सीढ़ीनुमा खेत और हिमालय की बर्फीली चोटियां। निम्न भूमि ऐसा भूभाग जिसकी ऊंचाई कम होती है उसे निम्न भूमि कहा जाता है, जो अधिकांशतः समतल मैदान होते हैं। यहाँ चौड़ी नदियाँ मिलती है जो मध्यम गति से बहती है। यदि बड़े बड़े लहलाते खेत भी होते हैं। क्या आप जानते हैं कि यहाँ इतने अधिक खेत क्यों होते हैं? यह इसलिए क्योंकि मैदान की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। अब आप सोचेंगे कि मैदानों की भूमि इतनी उपजाऊ क्यों होती है? यह इसलिए है क्योंकि जब नदियाँ पहाड़ों से बहकर नीचे आती है तो अपनी तीव्रता के कारण अपने साथ मिट्टी बहाकर लाती है और मैदानों में जमा कर देती है। पहाड़ों से उभरती हुई नदियां ही धीरे धीरे मिट्टी का जमाव कर समतल मैदानों का निर्माण करती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ का जनजीवन कृषि पर आश्रित होता है। यहाँ जनसंख्या सघन होती है, इसलिए उदाहरण हमारे देश में गंगा यमुना के मैदान। अर्ध तथा शुष्क प्रदेश धरातलीय विभिन्नताओं के कारण हमारे पर्यावरण में विभिन्नता देखने को मिलती है। जलवायु भी पृथ्वी के कारण पर्यावरण को विविधता बनाती है। जैसे कि ऐसे स्थान जहाँ खूब वर्षा होती है और घने जंगल होते हैं, वहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे अमेजन के वर्षावन जहाँ जलवायु में उमस होती है। कुछ स्थान दलदली भी होते हैं। उसी प्रकार ऐसे स्थान भी है यहाँ जहाँ वर्षा कम होती है और मौसम भी अत्यधिक शुष्क होता है। यहाँ सदा वाहिनी नदियाँ नहीं बहती और वनस्पति साल भर हरी भरी नहीं रहती। सामान्यतः इन्हें मरुस्थल क्षेत्र भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अर्ध क्षेत्र आर्द्र क्षेत्र कैसा होता है और शुष्क क्षेत्र कैसा होता है। वन प्रदेश किसी विशेष भौगोलिक परिवेश में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, झाड़ियाँ एवं घासों को सम्मिलित रूप से वहाँ की वनस्पति कहा जाता है। जबकि पेड़ पौधे और झाड़ियों से ढके हुए विस्तृत भूभाग को वन क्षेत्र कहा जाता है। कभी आपने वन क्षेत्र देखे हैं? वन क्षेत्रों में क्या होता है? पेड़ों के झुरमुट, जानवर, कीट पतंगे आदि। वन सिर्फ एक तरफ तरह के नहीं होते। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं। कहीं घने सदाबहार वन तो कहीं ऐसे भी वन जहाँ पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं। अब अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ सिर्फ जानवर रहते हैं। यहाँ पर कई मानव समूह भी रहते हैं। इन्हें जनजाति कहा जाता है। पर यह बहुत दुख का विषय है कि हम अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इन जंगलों को काटते जा रहे हैं। हम भूल गए हैं कि ये जंगल न सिर्फ हमारी हवा से न सिर्फ हमारी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर वातावरण को साफ करते हैं, बल्कि ये इन आदिवासी जनजातियों के आवास भी है। भूमध्य रेखीय अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया और दक्षिणी अमेरिका में वनीय क्षेत्र आज भी कायम है। घास के मैदान पृथ्वी पर ऐसे स्थान भी है जहां वर्षा तो इतनी अधिक नहीं होती कि घने वन पनप सके, पर इतनी कम भी नहीं होती कि वहां सूखे मरुस्थल हो। ऐसे स्थानों पर दूर दूर तक घास ही घास नजर आती है। कहीं कहीं ये हमारे घुटनों तक हो तो कहीं ये सिर्फ एड़ियों के नीचे ऊंची होती है। इन फैले घास के मैदानों को चारागाह के रूप में उपयोग लाया जाता है। चारागाह ऐसे स्थान है जहां भेड़, बकरियां, गाय आदि पशु चराए जाते हैं। ये विस्तृत चारागाह और घास के मैदान अधिकांश शीतोष्ण कटिबंधीय भूभाग पर पाए जाते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका में प्रेरी प्रेरी में ऊंची ऊंची घास होती है। यूरोप एवं एशिया के स्टेपी मैदानों में छोटी छोटी घास पाई जाती है। मरुप्रदेश आपको पता है कि राजस्थान को धरती धोरारी भी कहते हैं।
अर्थात रेगिस्तान मैदान, रेतीला मैदान जहाँ वर्षा इतनी कम होती है कि वर्षा के भरोसे तो खेती ही नहीं की जा सकती। यहाँ हरी भरी वनस्पति तो नहीं, मगर रोहिड़ा और खेजड़ी के पेड़ जरूर है। इन पेड़ों को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। आपने कभी सोचा है कि हमारे थार में छोटी छोटी झाड़ियां, पौधे, इनमें इतने कांटे क्यों होते हैं? ये कांटे नहीं है, पर एक प्रक्रिया है जहाँ पानी की कमी के कारण पत्ते अपने आप को पर्यावरण के अनुरूप ढाल ले देते हैं। यहाँ खेती की संभावना कम ही है, इसलिए यहाँ की निवासी अपना जीविकोपार्जन पशुपालन से करते हैं। हर मरुस्थल थार की तरह नहीं होता। थार एक गर्म मरुस्थल है, मगर पृथ्वी पर ऐसे मरुस्थल भी है जहाँ बहुत ठंड होती है और वहाँ बर्फ जमी रहती है, जैसे लद्दाख। यहाँ भी लोग पशुपालन ही करते हैं, पर यहाँ गाय और भैंस नहीं, बल्कि याक होता है। इसके लंबे बाल उसे ठंड से बचाते हैं। ध्रुवीय प्रदेश, ग्लोब के दोनों छोर को ध्रुवीय ग्लोब के दोनों छोरों को ध्रुव कहते हैं, जो 90 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक सागर है तथा दक्षिण में आर्कटिक महाद्वीप है। यह दोनों अचल सूर्य ताप की कमी के कारण सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। इस कारण यहाँ पर वनस्पति का अभाव रहता है। इन कठिन परिस्थितियों में भी यहाँ लोग रहते हैं, जिन्हें एस्किमो के नाम से जाना जाता है। पता है, बर्फ के छोटे छोटे घरों में रहते हैं जो अंदर से गर्म रहते हैं। इन्हें इग्लू के नाम से जाना जाता है। यहाँ लोग मछली पकड़ते हैं। यहाँ सील, वालरस और ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, आप बर्फ का घर इग्लू देख सकते हैं कैसा होता है, और बर्फ से ढके वृक्ष भी देख सकते हैं कि ये कैसे होते हैं। आपने देखा कि प्रत्येक स्थान के अपने विशिष्ट लक्षण है जो कि पर्यावरणीय प्रदेश बनाते हैं। हर स्थान पर भिन्न भिन्न वन्य जीव और वनस्पति है। आज विश्व में हो रहे प्रदूषण और वनों का ह्रास हमारी प्राकृतिक धरोहर को नष्ट कर रहे हैं, इसके जिसके कारण दुनिया में के कई प्रदेश पर्यावरणीय तनाव से लगातार ग्रसित है। वहाँ के निवासी अपनी जीविका के साधनों से वंचित हो रहे हैं। हमें सदैव प्रयत्न करना चाहिए कि हम हमारे पर्यावरण की रक्षा करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सके। अब फ्रेंड्स, जो है हम शब्दावली देख लेते हैं। कटिबंध। कटिबंध फ्रेंड्स, दो अक्षांशों के बीच के विशेष परिस्थितियों का क्षेत्र होता है, उसको कटिबंध कहते हैं। स्टेपी, यूरोप और एशिया में शीतोष्ण घास के मैदान, जिन्हें स्टेपी कहते हैं। धोरे, रेत के टीले। एस्किमो, उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश में रहने वाले लोग। और इग्नू, एस्किमो लोगों का बर्फ का घर। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।